वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 14 को, जिसका नाम है सममिति। तो आइए देखिए, जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है सममिति और इसका पहला टॉपिक है सममिति। तो सममिति कैसे कैसे कहते हैं? जब कोई आकृति संतुलित अनुपात में बनी होती है तब उसके जो सभी भाग हैं वो सममित कहलाते हैं। जो सभी भाग होते हैं उसके वो सममित होते हैं। यदि इसको आप जानना चाहें तो एक आकृति से जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, तो इस त्रिभुज में यदि इसको दो भागों में इस प्रकार से बांट दिया जाए तो यहां से जब इसके दो भाग किए जाएंगे तो ये दोनों ही भाग हैं, जैसे ये इसका पहला भाग और ये इसका दूसरा, ये दोनों भाग देखने में एक जैसे लग रहे हैं। कैसे बने हो ध्यान से देखिएगा, ये भाग जो हैं दोनों कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं। तो इस कारण से ये दोनों भाग एक जैसे जब दिखाई देते हैं तब ये दोनों ही भाग सममित कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो सममिति है ना वो दो प्रकार की पाई जाती है। पहली होती है रैखिक सममिति और दूसरी होती है घूर्णन सममिति। रैखिक सममिति किसे कहते हैं उसे भी हम जानेंगे और घूर्णन सममिति किसे कहते हैं उसे भी हम जानेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि रैखिक सममिति किसे कहते हैं और रैखिक सममिति कितने प्रकार की होती है, फिर उसके बाद हम जानेंगे घूर्णन सममिति के बारे में। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है सम बहुभुजों के लिए सममित रेखा। जैसे मान लीजिए कोई भी आकृति है हमारे पास में, अगर वह जो आकृति है उसकी सभी जो भी आकृति रेखाखंडों से बनी हुई होती है वो बहुभुज कहलाती है। तो यहाँ पर जितनी भी आकृति हम सामने लेंगे यदि वहां पर सभी रेखाखंडों की जो लंबाई है वो समान हो तब उसे समबहुभुज कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने जो त्रिभुज बनाया है इसमें यदि ये तीनों ही भुजाएं समान हो तब इसे समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। यदि हम एक ऐसी आकृति बनाएं जिसमें चार रेखाखंड हो और चारों ही उसमें लंबाई समान हो तब उसे कहा जाएगा वर्ग। तो इसी प्रकार से भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाएं और सभी भुजाओं की लंबाई भी समान रखें तब उन्हें कहा जाता है समबहुभुज। तो समबहुभुज में रैखिक सममिति कैसे पाई जाती है उसके बारे में है ये सवाल। तो देखिएगा, यदि हम इसमें एक इस प्रकार से रेखा खींच दें तो क्या होगा, यहां से दो भाग बनेंगे इसके त्रिभुज के, एक भाग पहला होगा एक दूसरा होगा। तो यहां पर रैखिक सममिति जो है, सममित रेखा कितनी हो सकती है एक आकृति में, तो उनके बारे में है ये। यदि हम यहां से देखें तो दो बराबर भाग किए जा सकते हैं। यदि इसमें से यहां से एक रेखा खींच दी जाए तब भी इसके दो भाग बराबर होते हैं और एक रेखा अगर इधर से भी खींच दी जाए तब भी इसमें दो जो भाग बनेंगे वो भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एक त्रिभुज के पास तीन शीर्ष होते हैं और तीनों ही शीर्षों का प्रयोग करके, जैसे देखिएगा एक यहां पर है और ये दूसरा यहां पर और तीसरा यहां पर, तीनों ही शीर्षों का प्रयोग करके हम तीन सममित रेखा खींच सकते हैं। तो हम कहेंगे इस बहुभुज के लिए जो ये त्रिभुज बना हुआ है समबाहु त्रिभुज जो है, इसमें सममित रेखा कितनी होंगी, जो सममित रेखा हैं बराबर से उनकी संख्या होगी तीन। यहां देखिएगा, यहां ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले एक रेखा इससे ऊपर से नीचे खींची जा सकती है, एक रेखा इधर से इधर खींची जा सकती है, दो। उसके अलावा इसके इस शीर्ष से होते हुए दूसरे शीर्ष से निकालकर एक रेखा इधर खींची जा सकती है और एक रेखा इधर से इस शीर्ष से इधर शीर्ष पर खींची जा सकती है। तो कितनी होंगी, एक, दो, तीन और ये चार। उसके बाद तो ये पांचवा यहां पर आ जाएगा। तो इस कारण से हम यहां पर कहेंगे यहां सममित रेखा कितनी है, यहां पर जो सममित रेखा है, सममित रेखा बराबर से वो चार होंगी। इसी प्रकार अन्य और आकृतियां जो बनने वाली हैं जिसमें सममित रेखाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती रहेगी। आकृति चाहे कैसी भी हो उसमें सममित रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि एक आकृति और बनाते हैं, देखिएगा इस प्रकार से। यदि इस आकृति को हम ध्यान से समझें तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या कैसी होगी या कैसे निकाल सकते हो। देखो, एक सबसे पहले एक सममित रेखा ऐसे खींची जा सकती है। उसके अलावा इसको दो बराबर भागों में बांटते हुए एक सममित रेखा यहाँ खींची जा सकती है। उसके अलावा हम इसके विपरीत शीर्षों को यदि इसको इससे मिलाते हुए खींचें तो यहां से एक सममित रेखा खींची जा सकती है जो इस प्रकार से जाएगी। इसके अलावा एक सममित रेखा अगर हम यहां से चाहें तो यहां से इसमें खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न जगहों से यदि ये सभी रेखाखंडों की संख्या समान, लंबाई समान है तो एक रेखा यहां होगी, दूसरी यहां, तीसरी यहां पर है, चौथी यहां पर है। और उसके अलावा यदि इसमें हम चाहें तो और अन्य सममित रेखाएं भी खींच सकते हैं। और उसमें वो कैसे होंगे, देखो जितने भी शीर्ष हैं शीर्ष से होते हुए रेखाखंड खींचेंगे। उसके अलावा हर एक भुजा को, जो भुजा बनी हुई है उसको काटते हुए भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। जैसे कि इससे खींचा जा सकता है इधर और इससे खींचा जा सकता है इधर। तो इस प्रकार से यहाँ पर और संख्या बढ़ जाएगी। देखो ये हो जाएगा 5 और इसके बाद ये वाला हो जाएगा 6। इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इसका नंबर हमने यहाँ पर ले लिया है। तो इस प्रकार से इसमें 6 सममित रेखाएं हो जाएंगी। तो अगर आप इसे ध्यान से समझें
तो जितने रेखाखंड उतनी सममित रेखा। इसमें 3 रेखाखंड थे तो 3 सममित रेखा, 4 रेखाखंड है तो 4 सममित रेखा, 5 रेखाखंड है तो 5 सममित रेखा होंगी, और 6 रेखाखंड है तो 6 सममित रेखा। लेकिन जब हम समबाहुभुज की बात कर रहे हैं तो रेखाखंड भी सम संख्या में ही होंगे, या तो अगर 5 भी होते हैं तो वो कुछ इस प्रकार की आकृति होगी ताकि लंबाई जो है उनकी, और या फिर चौड़ाई जो है, लंबाई चौड़ाई वो समान रूप से वितरित हो दोनों तरफ। इस प्रकार यहाँ पर हम जो समबाहुभुज हैं उनके लिए सममित रेखाओं की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सममिति को दर्शाते हैं कि कैसे एक रेखा खींचकर एक आकृति को सममित भागों में बांटा जा सकता है, या फिर एक आकृति में कितनी अधिक से अधिक सममित रेखाएं हो सकती हैं। तो आइए अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पर, जो है घूर्णन सममिति, और उसमें जानेंगे घूर्णन सममिति से जुड़े कुछ तथ्यों को। तो देखिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है घूर्णन सममिति। तो हमारे इसमें पहला सवाल होगा कि घूर्णन सममिति किसे कहते हैं। तो जो घूर्णन सममिति है, यहां पर यदि कोई वस्तु, यदि हम कोई इस प्रकार से एक आकृति बना दें, तो ध्यान से समझिएगा, इसी आकृति को बना रहे हैं, एक त्रिभुज है। यदि हम त्रिभुज में ध्यान से समझें तो त्रिभुज को यदि इस प्रकार से घुमाया जाए, ऐसे ऊपर से इधर की दिशा में घुमा रहे हैं, जैसे घड़ी की जो सुई हैं वो काम करती हैं, फिर घड़ी की सुइयां जो चलती हैं, तो इस दिशा में जब इसको घुमाया जाए तो दूसरी गति जो है इसकी, दूसरी आकृति कैसी बनेगी, वो भी कुछ ऐसी ही दिखाई देगी। इसके अलावा ये जो इसको ए पॉइंट है, ये इसका बी है, और ये वाला सी, जब इसको इस प्रकार घुमाएंगे तो ए वाला तो बी की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। ये वाला आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला आगे बढ़ेगा तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो सी यहाँ जाएगा। दोबारा से फिर से इनको घुमाया जाए तो ये यहाँ और ये यहाँ आ जाएंगे, तो फिर से आकृति कैसी दिखाई देगी, फिर से आकृति कुछ ऐसी दिखाई देगी। इसका नाम क्या होगा, देखो ए अब वो यहाँ आएगा ए, उसके बाद में बी जो है वो ऊपर चला जाएगा, सी जो है वो यहाँ आ जाएगा। फिर से एक बार इनको और घुमाया जाए तो देखिएगा, एक बार और घुमाने पर आकृति कैसी बनेगी, फिर से आकृति ऐसी बनेगी, और इसमें इनके बिंदु अब कहां पर होंगे, अब जो बी है वो नीचे आ जाएगा, ए ऊपर आ चुका है, ए यहाँ होगा, बी यहाँ पर और सी यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से जहां से हमने शुरुआत की थी, ये इसका पहला नंबर था, फिर ये इसका दूसरा नंबर है, ये इसका तीसरा क्रम है, या और ये इसका चौथा क्रम है। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें, जब हमने एक आकृति को घुमाया तो जब पूरी आकृति, कोई अगर एक आकृति यहां से चलना शुरू करे, यहां से ऊपर की तरफ उसे ले जाए या नीचे की तरफ, जब इधर से इधर तक लेकर आएंगे तो इस पूरी स्थिति में ऐसी संरचना से बना जो कोण है उसे कहा जाता है 360 डिग्री। तो हम कहते हैं कि पूर्ण कोण जो एक घूर्णन होता है, एक चक्र, घूर्णन जो है या फिर चक्र, इसको चक्र भी कहा जाता है, जो चक्र है वो 360 डिग्री का होता है। और इस प्रकार जब घड़ी की दिशा में चीजों को घुमाया जाए, जो दिशा है कागज पर या फिर बोर्ड पर, या हम समतल सतह की बात करें तो वहां पर 2 प्रकार की गति होती है, जिस गति को 2 नामों से जाना जाता है। पहला होता है घड़ी की दिशा में, जिसको हम लिखेंगे घड़ी की दिशा में, जिसको कहा जाता है दक्षिणावर्त। और एक दूसरा होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको कहा जाता है वामावर्त। तो इसका जो मतलब है दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये हमें घड़ी की दिशा या फिर घूमने वाली वस्तु की दिशा के बारे में बताता है कि वो किस दिशा में घूम रहे हैं। जब हमने इसको घुमाया तो एक निश्चित बिंदु से, अगर इसको समझे ध्यान से, तो एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष घूम रहा था। इस वस्तु को कुछ इस प्रकार से समझे तो क्या हो रही है, अगर इसको बीच में से पकड़ लिया जाए ऐसे, तो ये कैसे घूम रही है, इस अपने एक निश्चित बिंदु को बदले हुए बगैर ये घूमती हुई जा रही है। तो जो बिंदु अपनी स्थिति नहीं बदलता या जिसके सापेक्ष कोई भी वस्तु घूम रही होती है उसे केंद्र कहा जाता है। तो ये जो केंद्र है ये किसके लिए काम आ रहा है, वस्तुओं को घुमाने के लिए, तो इसलिए इसे कहा जाएगा घूर्णन केंद्र। इसको घूर्णन केंद्र कहा जाता है, इसे घूर्णन केंद्र कहा जाता है, जिसका प्रयोग किसी भी वस्तु को घुमाकर देखने में किया जाता है। और यहां पर हमने देखा कि ये वस्तु घूम रही है, तो ये इसकी जो गति है ये घूर्णन गति कहलाएगी। और ये जो घूर्णन गति है ये किस प्रकार से होती है, ये कोण के आधार पर होती है। तो कितने डिग्री घूम रहे हैं, तो ध्यान से देखें, यदि हम ए को, ये जो है वो यहां से यहां आया था, तो यहां से यहां, इसको 3 भागों में बांटें। एक बिंदु है जो हमारा, वो एक पहले ऊपर था,
एक इधर है और एक इधर है, इस प्रकार से आकृति थी ये। त्रिभुज को बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें त्रिभुज बनाएंगे तो ये एक बिंदु यहां से यहां तक का जो कोण है वो 120 का होगा, ये वाला भी 120 का होगा और ये वाला भी 120 का होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मात्र 3 कोण बन रहे हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, इस कारण से 360 डिग्री का पूरा जो कोण बनता है, जैसा कि हमने लिखा था, इसमें 3 से भाग देंगे, 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 3 से 2 में भाग देंगे, 3 से 6 में तो 2 बार जाएगा, 0 में देंगे तो 0 बार, तो एक कोण 120 डिग्री का होगा। इसी प्रकार 120, 120 और 120 मिलकर 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसे कहा जाता है घूर्णन कोण, कि कितनी घूर्णन कोण पर, कितनी डिग्री पर घूमने पर आकृति जो है वो सममित नजर आती है, बिल्कुल एक जैसी। तो एक जैसी कितनी बार नजर आ रही है? तो 360 डिग्री के अंतराल में 360 डिग्री घूमने पर, ये जब यहां से घूमना शुरू किया, पहले यहां पहुंचा, फिर आगे और घूमा, फिर यहां पहुंचा, फिर और दोबारा घूमा, तो यहां कितनी बार सममित हुआ? एक बार, 2 बार और 3 बार। तो जितनी बार यह सममित होता है 360 डिग्री घूमने के अंतराल में आकृति जितनी बार सममित होती है उसे उसका घूर्णन क्रम कहा जाता है। इसे कहा जाता है घूर्णन क्रम, घूर्णन क्रम। और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सममिति का क्रम बताइए। सममित जैसे सममिति क्रम भी कहते हैं, घूर्णन क्रम भी कह सकते हैं और सममिति क्रम भी कहेंगे। जैसे सममित क्रम कहा जाएगा तो इसमें सममित क्रम जो है इस आकृति के लिए वो 3 रहेंगे। पहली आकृति पर भी यहां से यहां होगी शुरुआत, तो पहली आकृति पर भी सममित है, दूसरे पर भी और तीसरे पर भी सममित है। बस इसने कितनी गति की है? 360 डिग्री। और ध्यान रहे किस दिशा में, दिशा भी ध्यान रखनी है। अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो दक्षिणावर्त होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है तो वामावर्त कहलाएगा। इसी के आधार पर हम 1-2 उदाहरण और समझते हैं और फिर उनको जानते हैं कि कैसे यहां पर जो गति है या फिर कैसे यहां पर कोई वस्तु जो है वो घूर्णन की दिशा दर्शाएगी और कैसे घड़ी की दिशा में हम उनको पहचान पाएंगे। तो आइए इसको जान लेते हैं। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं कि जो घूर्णन सममिति है उसको तो हम समझेंगे, साथ में ये भी जानेंगे जो रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति किसी एक आकृति में कैसे पहचानी जा सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने 4 आकृति ली है, ए बी की, ए है, बी है और एक आकृति यहां पर और एक यहां पर, ये 4 आकृति हैं। इन चारों को समझना है। यदि ए को ध्यान से देखें, ए ऐसे बना हुआ है और इसमें यहां हम कैसे जानेंगे कि रैखिक सममिति इसके अंदर है या नहीं? तो इसमें किस प्रकार से रेखा खींची जा सकती है? रैखिक सममिति जब भी कभी होती है तो उसमें 2 प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं। रैखिक सममिति में या तो रेखा कुछ इस प्रकार से खींची जाती है या फिर रेखा खींची जाती है कुछ इस प्रकार से। जो रेखा बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं खींची जाती है इस रेखा को कहा जाता है क्षैतिज रेखा। इसे कहा जाता है क्षैतिज रेखा। तो और जब इस रेखा के आधार पर कोई भी आकृति सममित दिखाई देने लगे तो हम कहेंगे उसे उसमें क्षैतिज सममिति पाई जाती है। और इसी के अनुरूप यदि इस रेखा की हम बात करें जो ऊपर से नीचे की तरफ है, इसे कहा जाता है ऊर्ध्वाधर। और इसमें जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसके द्वारा यदि कोई आकृति सममित हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि उसमें ऊर्ध्वाधर सममिति पाई जाती है। तो ध्यान से देखिए, ए जो है यदि ए को इस प्रकार से काट दिया जाए तो क्या ये ऊपर और नीचे दोनों ही जो भाग हैं समान दिखाई दे रहे हैं? अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हम कहेंगे ये इसमें क्षैतिज सममिति नहीं है। लेकिन अगर इसको दोबारा से बनाया जाए और इसमें अब देखा जाए इसको ऊपर से नीचे काट कर तो दोनों ही इससे बिल्कुल समान दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसमें कह सकते हैं कि इसके अंदर ऊर्ध्वाधर सममिति पाई जाती है, क्योंकि इसमें कौन सी रेखा काम में ली गई है? ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर बी की बात करें तो बी को ध्यान से देखिए, बी की जो आकृति है कुछ ऐसे बनाई जाती है और उसके बाद में यदि इसमें अगर बीच में से ऐसे काट दिया जाए इसे तो इसमें क्षैतिज सममिति पाई जाती है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ की जो संरचना है वो समान है। लेकिन अगर बी को दोबारा से बनाकर इसमें जो इस प्रकार से इसे काटा जाए, ऊर्ध्वाधर इसमें रेखा खींची जाए तो यहां पर यह सममिति नहीं होगी। इसके अलावा अगर इनकी घूर्णन सममिति की बात की जाए तो देखिएगा जो ए है, ए में अगर इसकी दिशा को देखें, ऊपर की तरफ दिशा है, इसे बाईं तरफ चलाया जाए तो बाईं तरफ बनाने पर ये कैसा दिखाई देगा? अब इसको यहां बनाकर देख सकते हैं, ए पहले ऐसे दिखाई देता है, बाईं तरफ बनाने पर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। दोनों एक जैसे नहीं है। फिर उसके बाद और बाईं तरफ फिर से नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। ध्यान रहे, जब भी घूर्णन होगा तो उसे कोण के आधार पर नापा जाता है। यदि घूर्णन को एक इस प्रकार घड़ी की दिशा में बना दें तो यहां पर यदि यहां से यहां एक बिंदु यहां से यहां तक चलता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। फिर यहां से यहां तक चलेगा तो 180 डिग्री का फिर से 90 होगा।
ये 90 और ये 90। इस प्रकार यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ होता है 270 डिग्री। इसी के अनुरूप यदि इस दिशा से चलना शुरू करे तो पहले 90 होगा, यहाँ 180 और यहाँ पर कहलाएगा 270 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पर दिशा होती है और इनके बारे में पता चलता है कि कौन सी दिशा में कितने डिग्री का घूर्णन है। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का घूर्णन इधर है, 180 डिग्री के घूर्णन पर यह संरचना ऐसी दिखाई देगी और 270 डिग्री के घूर्णन पर ऐसी दिखाई देगी। और उसके अलावा दोबारा से 360 डिग्री का घूर्णन पूरा करते ही, जहां पर 0 डिग्री था वहीं पर ही 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री का घूर्णन पूरा करते ही संरचना एक जैसी दिखाई देगी। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो सममिति है वो मात्र एक बार मिलती है, और वो कब मिलेगी, जब आकृति दोबारा अपनी स्थिति में लौटती है। बी के लिए क्या होता है, बी में घूर्णन सममिति कहां पाई जाती है अगर बी में देखें तो बी की आकृति कैसी है, बी की आकृति कुछ ऐसी है, इसे अगर घुमा दिया जाए तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी। उसके अलावा फिर से इसे घुमा दिया जाए तो इसमें संरचना जो है वो कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। क्या किया था इसमें, ध्यान से समझना, इसको कुछ इस प्रकार से बनाया। दोबारा से देखें एक बार जरा इसे, तो आकृति में बी आगे की सामने की तरफ बना हुआ है, इसको अगर हम ऊपर कर देंगे तो पहली संरचना कुछ ऐसी दिखाई देगी। उसके अलावा इधर बनाने पर दूसरी आकृति ऐसी दिखाई देगी, तीसरी आकृति में यह हिस्सा नीचे की तरफ होगा और चौथी आकृति दोबारा से उसी पर पहुंच जाएगी जैसा वो बना हुआ था। इस कारण इसमें भी सममिति कौन सी पाई जाती है, इसमें भी मात्र एक बार सममिति पाई जाती है, वो है घूर्णन की 360 डिग्री पर। अब इन आकृतियों की तरफ ध्यान दें तो पहले हम इन्हें मिटा देते हैं, आप चाहें तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब इसके बाद देखिएगा, यहां पर अगर इन दोनों ही संरचनाओं की बात करें तो इनमें सममिति कहां पाई जाती है। संरचना जो है कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, इस प्रकार की संरचना बनी हुई है और इसमें बीच में एक केंद्र बना हुआ है। इसको इस प्रकार काट दिया जाए तब भी ये संरचना कैसी नहीं है, सममित नहीं है। अगर इसको इस प्रकार ना काट कर और इसको ऊपर से नीचे काट दिया जाए तब भी ये सममित नहीं रहेगी। तो हम क्या कहेंगे, इसमें रैखिक सममिति तो नहीं बन रही है, तो रैखिक सममिति के लिए तो ना कर दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें घूर्णन सममिति को देखा जाए तो ध्यान से समझना, अगर इसको दक्षिणावर्त घुमाया जाए, दक्षिणावर्त कौन सा है, घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त से इधर घुमाया जाए तो पहली संरचना कुछ ऐसी दिखाई देगी और इसकी जो संरचना है वो कुछ ऐसी होगी। अभी तो दोनों एक जैसे नहीं है, अब इसको यहां से यहां घुमाया, अब इसे नीचे लेकर जाना होगा, तो नीचे लेकर जाने पर कैसी संरचना आएगी, कुछ ऐसी, और ये वाला हिस्सा ऐसा होगा। अब दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इसने कितना क्रम लिया, यहां से यहां तक गया है, इसका पहला क्रम 90 डिग्री, यहां से यहां तक जाने पर फिर दोबारा से 90 डिग्री, जो 180 डिग्री के पास में पहुंच चुका है। अब इसके बाद दोबारा से इसमें संरचना आगे बढ़ेगी। तो देखिए अब इसके बाद में जब इसे यहां से घुमाएंगे तो 270 डिग्री का घूर्णन होगा इसका, और 270 डिग्री में देखिए पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर इधर, और दोबारा ये इधर की दिशा में होगा। जब इसे बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसका कोण इधर आएगा और इस वाले का कोण इधर आएगा। तो ये आकृति अब भी दोनों एक जैसी दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद 270 के बाद ये घूर्णन कैसा हो जाएगा, 360 डिग्री, जो दोबारा से कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार की संरचना में। तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री पर दोबारा से पहुंचने पर इसमें दो बार सममिति आती है, एक बार यहां और एक बार यहां, एक बार 180 पर और एक बार 360 पर। तो इस प्रकार इसके अंदर घूर्णन सममिति पाई जाएगी, जो दो होंगे उनके क्रम, जो हमने क्रम के बारे में पहले बात की थी सममिति क्रम की, वो इसमें दो क्रम पाए जाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति इस तीर के निशान के साथ भी है, इसमें भी घूर्णन सममिति पाई जाएगी, जो दक्षिणावर्त भी होगी और वामावर्त भी, क्योंकि इसको अगर हम उल्टा चलाते हैं तब भी इसमें सममिति होगी और ऐसा ही इसमें भी होने वाला। तो इसकी भी जो घूर्णन सममिति है, तो हम इसमें लिखें अगर घूर्णन सममिति, तो वो भी ऐसी कितनी होने वाली है, इसमें दो होंगी। कौन सी जगह पर, 180 डिग्री और उसके अलावा 360 डिग्री पर। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि कहां पर घूर्णन सममिति पाई जाती है। एक चीज और, यदि आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया जाए तो इसके अंदर जो सममिति है वो पाई जाती है, वो तीन सममिति होंगी, क्योंकि अभी हमने बनाकर देखा था 120 डिग्री पर होंगी। अगर वर्ग बना दिया जाए तो वर्ग के अंदर भी सममिति पाई जाएगी, लेकिन इसमें 4 होंगी। क्यों, क्योंकि हर 90 डिग्री के कोण पर घूमने पर यह एक सममित आकृति तैयार करता है। आयत में भी बिल्कुल ऐसा ही पाया जाएगा, और भी जितनी भी समबाहुभुज होंगे उनमें भी ऐसी आकृति और ऐसी घूर्णन सममिति और रैखिक सममिति भी पाई जाएंगी। तो हमने आज के इस चैप्टर में जाना कि सममिति किसे कहते हैं और कैसे वो काम करती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम आगे बात करेंगे आपके लास्ट चैप्टर के बारे में, जो 7th क्लास के सिलेबस का लास्ट चैप्टर होगा। यदि आपको इनमें से किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।